नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन में सेम वही डायग्राम बनाने हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन में बनाए थे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ मेनली यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स लाइक हाइट, वेट एटसेट्रा। तो इसका यूज़ किन के लिए किया जाता है? जो हमारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं लाइक हाइट, वेट, तो इन सब की स्टडी के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसको बर्थ रेट और डेथ रेट होती है जो उसकी स्टडी के लिए भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे कि ये डिस्कवर कहाँ से हुआ था, किसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डिस्कवर्ड बाय। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहिम डी मोवरी इन 1933। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन थे अब्राहिम डी मोवरी। 1933 में इसको डिस्कवर किया गया था। बट इट वॉज लेटर रीडिस्कवर्ड एंड अप्लाइड बाय लैपलेस एंड कार्ल गोज। तो बाद में इसको लैपलेस और कार्ल गोज ने रीडिस्कवर किया था, तो इसी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं आफ्टर द नेम ऑफ कार्ल गोज। कार्ल गोज के नेम के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन को गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला गया। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा तो मीनिंग सेम है दोनों का, कि गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही एक्सप्लेन करना है। तो ये जो हिस्ट्री है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस हैं ये लास्ट वाली लाइंस को याद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इंडिपेंडेंट कोज। जो इवेंट्स होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के वो इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या है कि एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। दी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज़ वेरी लार्ज। वैल्यू होंगी जो पी और क्यू की, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। नाइदर पी नोर क्यू इज़ वेरी स्मॉल। इनमें से कोई भी पी और क्यू में से दोनों में से कोई सी भी वैल्यू स्मॉल नहीं होंगी, दोनों की दोनों वैल्यू लार्ज होंगी। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे। दी वैल्यू ऑफ एन और नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मीन्स है कि स्मॉल एन की वैल्यू इन्फिनिटिवली लार्ज होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। दैट इज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। एन की वैल्यू अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। फोर्थ पॉइंट है शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी? जो यहाँ पर कर्व बनेगी उस कर्व की शेप कैसी होगी? द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बेल शेप्ड होगी, ये बेल की फॉर्म में होगा। मीन्स अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को फोल्ड करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अगर इनके बीच में कोई सिमेट्रिक लाइन भी अगर ड्रॉ कर दी जाए तो तब भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट है परफेक्टली सिमेट्रिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिक होगा। जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है तो वहाँ पर मीन की वैल्यू फाइंड आउट होगी, या फिर जहाँ पर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी है अगर इसके बीच में तो वहाँ पर इसके मीन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन इसका सेंटर होगा और उस सेंटर से ही ये जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो इक्वल पार्ट्स में। सिक्स्थ पॉइंट है यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मीन्स है कि ओनली वन मोड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली वन मोड होगा, इसलिए इसे यूनी मॉडल बोला गया है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। मीन्स मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वल रहेगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड इज इक्वल। सेवंथ पॉइंट है एसिम्पोटिक टू दी बेस लाइन। एसिम्पोटिक का मीन्स क्या है कि इसमें जो कर्व बनाई गई है उस कर्व का नेचर कैसा है कि वो कर्व बेस लाइन को टच करती हुई शो की गई है, कि बेस लाइन को टच करेगी, बट एक्चुअली में वो बेस लाइन को टच नहीं कर रही, वो बेस लाइन के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो ये यहाँ पर कर्व है और ये बेस लाइन है, ये जो कर्व है ये बेस लाइन की तरफ झुकी हुई है, बट एक्चुअली में ये बेस लाइन को टच नहीं कर रही।
तो नॉर्मल कर्व इज एसिम्पोटिक टू द बेस लाइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से ये नॉर्मल कर्व है, ये बेस लाइन को टच करती हुई शो होगी, बट एक्चुअली में वो टच नहीं करेगी। इट गोज पैरेलल ऑन बोथ साइड टू द बेस लाइन, ये दोनों साइड पैरेलल रहेगी बेस लाइन के। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंज का। जो रेंज रहेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो -∞ से +∞ तक रहेगी दोनों साइड में, जैसे कि हमने डायग्राम्स में शो किया है कि यहाँ पर -∞ है और यहाँ पर +∞ है, तो इसकी रेंज -∞ तक जाएगी और +∞ तक दोनों साइड में। अब यहाँ पर 9th पॉइंट आता है टोटल एरिया। जो टोटल एरिया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल होगा 100% के। 100% मीन्स 1 के इक्वल होगा वो। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। इट हैज़ ओनली वन ऑर्डिनेट दैट इज ऑन दी मीन ऑर्डिनेट। यहाँ पर इसका ओनली वन ऑर्डिनेट है जिसे हम मीन ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो मीन ऑर्डिनेट कहाँ पर होगा? जहाँ पर कर्व की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर वो मीन ऑर्डिनेट शो किया जाएगा। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट है कर्व की, तो यहाँ पर होगा मीन ऑर्डिनेट। 2 इक्वल पार्ट। जो मीन ऑर्डिनेट है वो पूरी कर्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% के इक्वल है। तो जब 2 इक्वल पार्ट किए जाएंगे तो लेफ्ट और राइट साइड में 50-50% 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीन ऑर्डिनेट पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें पूरा का पूरा एरिया 100% है। यहाँ पर अगर मीन आ गया तो ये मीन इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 50-50% 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। टोटल ये एरिया 100% है। अब ये टोटल एरिया अगर 100% है, इसके बीच में मीन ऑर्डिनेट आ गया तो यहाँ पर इसके 2 इक्वल पार्ट बन गए 50-50% के। तो यहाँ पर 100% का मीनिंग है कि टोटल एरिया 1 के इक्वल है। अगर हम इसको 1 के इक्वल रखें तो 2 इक्वल पार्ट 0.5 और 0.5 बनेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मीनिंग है कि जहाँ पर कर्व अपने नेचर को या फिर शेप को चेंज कर रही है वो पॉइंट हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में है। लेफ्ट साइड वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा x⁻−1 स्टैंडर्ड डेविएशन और राइट साइड वाला पॉइंट इन्फ्लेक्शन होगा x⁻+1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्व अपना नेचर अपनी शेप को चेंज कर रही है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे इस साइड होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x⁻−1 स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पर होगा x⁻+1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल का मीनिंग क्या है कि जो क्वार्टाइल्स हैं वो दोनों के दोनों क्वार्टाइल मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मीन्स अगर Q3 माइनस मीन्स क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन को माइनस कर दिया जाए इसमें से इक्वल टू मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। 14 पॉइंट है क्वार्टाइल डेविएशन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 टाइम्स होगा। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं ये लर्न करने पड़ेंगे जब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया हो कि क्वार्टाइल डेविएशन या फिर मीन डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तब इन फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन है जो 4/5 टाइम्स है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 16 पॉइंट है कॉन्स्टेंट्स। तो इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं? फर्स्ट है मीन। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। मीन का मीन्स क्या है कि एवरेज, इसे हम m से भी डिनोट करेंगे इसमें। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नेक्स्ट कांस्टेंट है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसका क्या फॉर्मूला होगा √β1 जो इक्वल होगा 0 के। नेक्स्ट है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कुटोसिस मीन्स β2 इक्वल होगा 3 के। 17 पॉइंट है मेन पैरामीटर्स। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से मेन पैरामीटर है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मेन पैरामीटर है। फर्स्ट है मीन और सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन। पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है और हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को इन्हीं की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेन पैरामीटर हैं। x⁻ का मीनिंग है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 2 पैरामीटर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इन 2 पैरामीटर्स को मेन पैरामीटर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ओनली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की ही बात की है।
हमने कई फॉर्मूले भी पढ़े हैं, एक्स बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहाँ पर हमने एक्स बार का और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का ही यूज़ किया है, तो इसलिए ये 2 पैरामीटर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एरिया। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व इज इट्स रिलेशनशिप विद एरिया। तो इसका रिलेशनशिप एरिया के साथ नॉर्मल कर्व का, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो टोटल एरिया है नॉर्मल कर्व के अंदर वो 100% लेकर चलते हैं हम, मीन्स 1 के इक्वल। ये जो पूरा एरिया है इस कर्व का ये 100% है। तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से, और ये एरिया होगा एक्स बार +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो पूरा एरिया होगा एक्स बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्स बार +1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो होगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया 68.26%। इसके बाद आता है एक्स बार -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो इनके बीच का एरिया होगा, वो होगा 95.45%। और इसके बाद आता है एक्स बार -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो होगा 99.73%।